गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम कमल कुमार वैष्णव है और स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होती है, बहुत सारे इसके क्या कोज हो सकते हैं या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, क्या इसके डायग्नोसिस हो सकते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का मतलब है म्यूकोसल लाइनिंग जो हमारे स्टोमक की या हमारी एलिमेंट्री केनाल की होती है, उसमें अल्सर हो जाना, और अल्सर होने की वजह से बहुत सारे साइन सिम्टम और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का सामने आना। और म्यूकोजल अल्सर होने की वजह से जो हमारे लाइनिंग है म्यूकोजा, स्टोमक की, ड्यूडेनम की और जेजुनम की, इनमें इरोजन हो जाना। इरोजन हो जाने की वजह से बहुत सारे आगे इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, और इन सभी को कंबाइंडली अगर हम बोलें तो हम इसे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कह सकते हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द लोकेशन, अगर लोकेशन के आधार पर बात करें तो हम अगर स्टोमक में अल्सर हो रहे हैं तो उन्हें हम गैस्ट्रिक अल्सर बोल सकते हैं। स्टोमक से आगे चल के अगर ड्यूडेनम में हो रहे हैं तो उन्हें हम ड्यूडेनल अल्सर बोल सकते हैं। जेजुनम में अगर हो रहे हैं अल्सर तो उन्हें हम जेजुनल अल्सर बोल सकते हैं। वन ऑफ द पेप्टिक अल्सर में अगर सबसे कॉमन अल्सर्स की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों बहुत कॉमन है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे डेली रूटीन में या डेली लाइफ में जो कि एक आम आदमी को भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि उनकी खाने का तरीका, उनकी लाइफ स्टाइल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनकी डेली रूटीन की, उनकी हेल्थ को और उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर क्या होते हैं, तो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होने वाले वो अल्सर जो कि हमारी सेल्स को या सेल्स को कवर करने वाली जो म्यूकस लाइनिंग होती है उनको डैमेज करते हुए हमारी सेल को डैमेज कर दे, और उन डैमेज होने की वजह से हमारी स्टोमक की फंक्शनिंग, साथ साथ में उसके एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी और नॉर्मल जो उनकी रूटीन होता है उनमें अल्टरेशन आ जाए, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएंगे। हमारे स्टोमक की जो लेयर होती है म्यूकोजा में 3 जो सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स में अगर उसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर एपिथेलियल लेयर पाई जाती है, एपिथेलियल लेयर के नीचे लेमिना प्रोप्रिया पाई जाती है, लेमिना प्रोप्रिया के नीचे मस्कुलरिस म्यूकोजा पाई जाती है। अगर हम एपिथेलियल लेयर की बात करें तो एपिथेलियल लेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा एब्जॉर्प्शन करना और म्यूकोस का सीक्रेशन करना और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करना। अगर हम आगे चलें तो लेमिना प्रोप्रिया में ब्लड और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। साथ साथ में अगर हम मस्कुलरिस म्यूकोसा की बात करें तो मस्कुलरिस म्यूकोसा में स्मूथ मसल पाई जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, जिनकी वजह से हमारे स्टोमक में चर्निंग मूवमेंट होती है। चर्निंग मूवमेंट हमारे स्टोमक को फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ में अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे पार्ट्स जो है स्टोमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो स्टोमक के पार्ट्स में हम फर्स्टली वो पार्ट जो कि स्टोमक को और ईसोफेगस को जोड़ने का काम करता है, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में वॉल पाया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से GERD, जो हमने काफ़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, GERD होता है। इस पार्ट को कार्डिया बोला जाता है। कार्डिया से आगे चलते हैं तो फंडस आता है जो कि अपर पोर्शन ऑफ द स्टोमक होता है। फंडस से आगे चलने पर जो मैक्सिमम और जो लार्जर पोर्शन होता है हमारे स्टोमक का, उसको हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी से आगे जो हमारी ड्यूडेनम को और स्टोमक के लास्ट पोर्शन को कनेक्ट करता है, उस पार्ट को पाइलोरिक या एंट्रम बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में जो स्फिंक्टर पाया जाता है, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, इन दोनों के बीच में जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हमारे फूड को बैक फ्लो होने से, यानी कि जब अगर हमारा फूड एक बार डाइजेस्ट होकर और सारी प्रोसेस कंप्लीट करके स्टोमक से ड्यूडेनम में चला गया है, तो ड्यूडेनम से फूड कंटेंट वापस स्टोमक में ना आए, ये काम किसका होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर का। इसी प्रकार से कमेंट करके बताइए कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या काम होता है। अगर हम बात करें हमारी स्टोमक की लाइनिंग में जो एपिथेलियल लेयर होती है कि कौन सी लेयर्स के में पाई जाने वाली किस सेल से कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है, तो फर्स्टली अगर हम हमारे
फंडस में पाई जाने वाली सेल जो कि पेराइटल सेल्स होती है और चीफ सेल्स होती है, तो उनकी बात करें तो पेराइटल सेल्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन किया जाता है, चीफ सेल्स के द्वारा पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किया जाता है। बात अगर हम आगे एंटम में या पाइलोरिक वाली पार्ट में सेल्स जो पाई जाती है अगर उनकी बात करें तो पाइलोरिक पार्ट में G1 सेल्स या G सेल्स पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है, और यही गैस्ट्रिन सेल्स ड्यूडेनम और पेनक्रियाज में भी पाई जाती है। गैस्ट्रिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? गैस्ट्रिन जो है हमारी पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने के लिए। दूसरी चीज, गैस्ट्रिन जो है जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है एज ए माइन्यूट लेवल पर। दूसरी चीज़, ड्यूडेनम में गैस्ट्रिन क्या काम करती है? ड्यूडेनम में जो ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर ग्लैंड जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है और साथ साथ में बाइकार्बोनेट आयन का भी सिक्रेशन करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारी बॉडी की सेल्स जो है उनकी फंक्शनिंग की वजह से एक एनवायरनमेंट जो है स्टोमक में वो बना रहता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो स्टोमक का एनवायरनमेंट काफ़ी एसिडिक होता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक एसिड, प्योर एसिड जिसकी pH 1.5 to 3.5 होती है, इतना हेवीली एसिडिक एनवायरनमेंट होने के बावजूद हमारा स्टोमक बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, स्टोमक की लाइनिंग पर म्यूकस जो हमने बताया म्यूकस सेल्स होती है, उनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन करती है। वो म्यूकस हमारी स्टोमक की चारों दीवारों को या सारी जो वॉल्स होती है उसको कवर किया होता है। नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल फंक्शनिंग। अब इन केस ऑफ बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे स्टोमक की जो नॉर्मल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, जैसे कि हेवीली स्पाइसी फूड खाया, उसकी वजह से म्यूकस ग्लैंड्स अफेक्ट हुई, या म्यूकस ग्लैंड एनी हेवीली स्पाइसी फूड हो गए, स्मोकिंग हो गए, टोबैको हो गए, अल्कोहल हो गया, एनी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं लाइक हम बात करें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह हो गई, या अदर डिजीज़ जैसे कि कोई और कारण थे जिनकी वजह से स्टोमक की लाइनिंग में म्यूकोजा में डैमेज हो गया, अल्सर हो गया। जैसे कि हम बात करें एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड एज द ज़ोलिंजर-इलीजन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर-इलीजन सिंड्रोम को हम आगे बाद में भी डिटेल में काफ़ी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर हम माइन्यूट सा मैं यहाँ बता दूँ, ज़ोलिंजर-इलीजन सिंड्रोम में स्टोमक की लाइनिंग में ट्यूमर हो जाते हैं, दैट इज गैस्ट्रिनोमा यानी कि एसिड सीक्रेटिंग ट्यूमर, या जो कि नॉन फंक्शनिंग होते हैं, अगर देखा जाए उनका कोई फंक्शन नहीं होता, नॉर्मल ट्यूमर नहीं बोल सकते इनको क्योंकि आगे जाके ये सीवियर डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी वजह से हमारे स्टोमक की लाइनिंग में परफोरेशन तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये पेराइटल सेल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। क्यों होता है? गैस्ट्रिनोमा जो होते हैं या गैस्ट्रिन सिक्रेशन जो ट्यूमर होते हैं उनके द्वारा हमारी बॉडी में ड्यूडेनल वॉल और पेनक्रियाज में एबनॉर्मल अमाउंट में गैस्ट्रिन का सिक्रेशन किया जाता है। गैस्ट्रिन क्या करेगा? पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशन होगा, और जैसे ही HCl का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा और म्यूकस हमारी बॉडी में जो नॉर्मल पहले था उतना ही है, तो वो दोनों का बैलेंस नहीं बनता है और म्यूकस को क्रॉस करते हुए एसिड स्टोमक की म्यूकोजल वॉल तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से म्यूकोजा में डैमेज हो जाता है। आगे अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के सिम्टम्स की बात करें, इन दोनों के बीच में हमें कैसे पता लगेगा कि किस इंसान को गैस्ट्रिक अल्सर है और किसको ड्यूडेनल अल्सर है? तो इनमें बहुत ही मोस्ट स्पेसिफाइंग अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा कि कोई इंसान है, उसको खाना खाने के 30 से 60 मिनट यानी कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। लेफ्ट टू द मिड एपिगेस्ट्रिक, हमारी जो मिड गैस्ट्रिक एपिगेस्ट्रिक ये वाली जो लाइन है, इससे लेफ्ट में, इधर की साइड में लेफ्ट में अगर पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, साथ में बहुत ज़्यादा पेट में जलन लग रही है, तो हम ये कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ है कि उस व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर है। साथ में अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर में ब्लोटिंग होगी, बेल्चिंग होगी, हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, और सडन एक्यूट बर्निंग होगी हमारे एब्डोमेन वाले हिस्से में और स्टोमक वाले हिस्से में, लेफ्ट टू द मिड एपिगेस्ट्रिक एरिया। और अगर हम बात करें ड्यूडेनल अल्सर की, तो ड्यूडेनल अल्सर में क्लाइंट जो होगा हमारा, जो खाना खाने के बाद उसको पेन नहीं होगा, खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद उसको पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे आदमी ने खाना खाया, ईसोफेगस के जरिए स्टोमक में कुछ टाइम तक डाइजेस्टिव प्रोसीजर हुई, डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान फूड स्टोमक में था, लेकिन क्लाइंट को स्टोमक में अल्सर नहीं थे। अगर स्टोमक में अल्सर होते तो खाना खाने के
30 to 60 मिनट बाद बर्निंग सेंसेशन, ब्लोटिंग, बेल्चिंग और एपिगेस्ट्रिक पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है। लेकिन अब ड्यूडेनल जो अल्सर है, ड्यूडेनम में खाना कब पहुंचेगा? खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद। जैसे ही खाना ड्यूडेनम में पहुंचेगा, वहाँ पर आदमी को 2 से 3 घंटे बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे और अर्ज होगी वोमिटिंग करने की। ठीक है। साथ में अगर हम एक कॉमन फीचर देखें, आप ये मानिए कि ये नॉर्मल सी कॉमन सी बात है कि अगर किसी इंसान को गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम है और एक इंसान को ड्यूडेनम में प्रॉब्लम है, अगर गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम है तो ब्लड, अगर मान लीजिए परफोरेशन हो गया और उसको ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है, और एक इंसान है जिसको कि ड्यूडेनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में मैंने वॉल बताया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर जिसको बोला जाता है। तो चांसेस ये हैं कि अगर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है और वॉमिटिंग हो रही है तो हमें उसमें ब्लड देखने को मिलेगा, जिससे कि हम वॉमिटस में अगर ब्लड है या ब्लड इन वॉमिटस, तो उसे हम बोलते हैं हेमेटेमेसिस, और उसका कलर होगा रेड कलर का हो सकता है, या अगर उसका डाइजेशन हो चुका है तो वो कॉफ़ी ग्राउंड कलर का भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि ड्यूडेनम में ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूडेनम में ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड जो है वो फूड के साथ साथ आगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करेगा, साथ में फिर जब स्टूल पास आउट करेगा क्लाइंट, तो उसको स्टूल में ब्लड देखने को मिलेगा, जिसे कि हम मेलेना बोलते हैं। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के बीच में। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएशन है, जैसे कि अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर में क्लाइंट का वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ड्यूडेनल अल्सर में क्लाइंट के वेट को गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें कि गैस्ट्रिक अल्सर में प्रेजेंस ऑफ फूड की वजह से पेन शुरू हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़। सिम्टम्स के बाद अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे सर्जन एक पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसमें सबसे फर्स्टली आता है अपर एंडोस्कोपी। उसके बाद कन्फर्मेटिव हो सकती है बायोप्सी। अपर एंडोस्कोपी और बायोप्सी एक थेरापेटिक प्रोसीजर भी हो सकती है, और एक डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन के लिए भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। थेरापेटिक प्रोसीजर कैसे कि साथ में आपने सर्जन ने कंफर्म कर लिया, तो साथ में ही डायग्नोसिस के साथ में सर्जन बायोप्सी भी ले सकता है, बायोप्सी के साथ साथ में इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में सर्जन क्या करता है, जैसा कि हमने फोटो में देखा हुआ है, सर्जन एंडोस्कोप को क्लाइंट की नोज के जरिए या माउथ के जरिए ईसोफेगस में इंसर्ट करते हैं। ईसोफेगस से इंसर्ट करते हुए स्टोमक तक लेके जाते हैं। अगर स्टोमक में अल्सर आइडेंटिफाइड होते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर होंगे। अगर स्टोमक में अल्सर आइडेंटिफाई नहीं होते हैं और स्टोमक से जब आगे जाकर ड्यूडेनम में अल्सर आइडेंटिफाई होते हैं तो वो ड्यूडेनल अल्सर होते हैं। साथ में बायोप्सी के जरिए पंच बायोप्सी भी होती है, और बायोप्सी में क्या किया जाता है, बायोप्सी में मेलिग्नेंट सेल्स जो होती है उनको देखा जा सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई फॉरगेट टू टेल इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और एक और बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज द कैम्फेलोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया भी पेप्टिक अल्सर डिजीज के पॉजिटिव फैक्टर्स में से एक माना जा सकता है या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या हो सकता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, तो इसमें हम 3 तरह के मैनेजमेंट हो सकते हैं। इसमें थेरापेटिक इंटरवेंशन हमारी क्या हो सकती है, जिसमें कि फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो सकता है, सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है, और इन दोनों के बाद नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एज ए नर्स आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। थेरापेटिक इंटरवेंशन में अगर हम फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट का बात करें तो सबसे पहले हमें एडवाइस देनी है क्लाइंट को कि वो सभी सबस्टांसेस जो कि गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं, जो कि स्पाइसी हैं, जिनमें कैफीन कंटेनिंग है या कैफीन जिसमें पाया जाता है, अल्कोहल और स्मोकिंग, इन सब को टोटली रेस्ट्रिक्ट करना है। नॉट कि आपको ये नहीं कहना है कि कम करना है, बिल्कुल टोटली इनको रेस्ट्रिक्ट करना है। साथ में अगर ये कंफर्म हो जाता है कि पेप्टिक अल्सर का कोज एच पाइलोरी है तो उसके लिए आप ट्रिपल थेरेपी यूज़ कर सकते हो। एंटीबायोटिक थेरेपी होती है अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो। हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, बिकॉज उनके ज़रिए हम गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को लिमिट कर सकते हैं। एंटासिड जो होते हैं एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेंट वो होते हैं जो कि हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को
प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जब हमारे स्टोमक में एडिक्वेट अमाउंट में म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो हम बाहर से आर्टिफिशियली वो दवाइयाँ देंगे जो कि एज ए प्रोटेक्टेंट हमारी स्टोमक की लेयर के लिए काम करेंगी। दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, सेडेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए, ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एसिड के सिक्रेशन को कम करने का काम करेगी, एनाल्जेसिक्स का यूज़ कर सकते हैं पेन और अगर किसी इंसान को रेस्टलेसनेस है तो वोमिटिंग के लिए हम वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी इमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग होती है उनका यूज़ कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं अगर बहुत हेवी अमाउंट में ब्लीडिंग है हो रही है किसी क्लाइंट को तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से काम नहीं चल रहा है तो हम गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, जिसके गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करके और गैस्ट्रिक को डीकम्प्रेस करेंगे। उसके लिए फिर क्लाइंट को टोटली एनपीओ किया जाता है और सलाइन लावाज के जरिए अगर हेमरेज हो रहा है तो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या सर्जिकल इंटरवेंशन हम क्लाइंट के लिए कर सकते हैं तो बहुत सारी इसमें सर्जरीज होती है जिनकी कि मैं आपको यहाँ पर साथ में फोटोज भी दिखाऊंगा। इसमें टोटल गैस्ट्रेक्टमी आती है, वेगोटोमी कर सकते हैं, गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर सकते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कर सकते हैं जिसे हम बिलरूथ 1 बोलते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर सकते हैं जिसे हम बिलरूथ 2 बोल सकते हैं, पाइलेरोप्लास्टी कर सकते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही सिंपल सर्जरीज है, इनके नाम के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी, अगर हम टोटल गैस्ट्रेक्टमी की बात करें तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ द स्टोमक। ठीक है, रिमूवल ऑफ द स्टोमक का मतलब क्या हो गया कि हमें स्टोमक को टोटली रिमूव करना है और इसके बाद क्या करना है, जैसे किसी पार्ट को हमने रिमूव कर दिया तो स्टोमक को रिमूव करने के बाद क्या बचा, अपर पोर्शन में हमें इसोफेगस मिला और लोअर पोर्शन में हमें क्या मिलेगा, जेजुनम या फिर ड्यूडेनम मिलेगी। और अगर इस सर्जरी की हम बात करें तो इसे हम ईसोफेगो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी या फिर ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी भी बोलेंगे। ऑस्टोमी का मतलब क्रिएटिंग ओपनिंग और एक क्रिएट करना ओपनिंग को, तो स्टोमक को हटाने के बाद ईसोफेगस को डायरेक्ट जेजुनम से या फिर ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम सर्जरी की बात करें वेगोटोमी, अगर हम वेगोटोमी की बात करें तो वेगोटोमी में हमारी जो वेगस नर्व होती है, जो वेगस नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कोलिनर्जिक इफेक्ट्स को या स्टिमुलेट करती है एसिड के सिक्रेशन को, उसको ब्लॉक कर देना या उसको कट डाउन कर देना। स्टोमक की जो वेगल नर्व सप्लाई होती है उसको डिवाइड कर देना, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिड के सिक्रेशन में कमी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन यानी वो अमाउंट या वो पार्ट जहाँ पर बार बार अल्सर्स हो रहे हैं या अल्सर होने के बाद या वेगोटोमी करने के बाद भी अगर इफेक्टिव हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है तो हम गैस्ट्रिक के लोअर हाफ पोर्शन जो होता है स्टोमक का, यूजुअली वो पार्ट जहाँ पर वेगोटोमी की जाती है या साथ में इसके वेगोटोमी भी कर दी जाती है, तो यानी कि गैस्ट्रिक के पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट को पार्ट को रिमूव कर देना, या एंट्रेक्टमी भी इसको कई बार बोला जाता है बिकॉज मैक्सिमम अगर रिमूव किया जाता है तो एंट्रम वाले पार्ट को रिमूव किया जाता है, तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन ये हो गया। हम अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सर्जरीज होती है, 2 सर्जरीज हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी इट मीन्स बिलरूथ 1, जिसका कि ये फोटो जो हम देख रहे हैं इस फोटो में हमें जैसा कि दिखाया गया है कि स्टोमक के पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी इसमें की जाती है, यानी कि गैस्ट्रेक्टमी यानी कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी हमने पहले ऊपर पढ़ी, लेकिन अब पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, इस पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में क्या किया जाएगा कि स्टोमक के पार्ट को कट करके और ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, यानी कि एक ओपनिंग क्रिएट कर दी जाती है स्टोमक के बीच में और ड्यूडेनम के बीच में। अब अगर इन दोनों को हम साइंटिफिकली बोलें या साइंटिफिकली इनका प्रोनाउंसिएशन करें तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, और इस प्रोसीजर को बिलरूथ 1 भी या बिलरूथ 1 भी बोला जाता है। सेम प्रोसीजर सेकेंड वाली है जिसको हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोलेंगे। इस गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में ड्यूडेनम को टोटली कट करके हटा दिया जाता है एक तरफ, और स्टोमक के पार्ट को या जो रिमेनिंग उसका सेगमेंट होता है उसको जेजुनम से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कि हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोलते हैं या इसी को हम बिलरूथ 2 बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें पाइलोरोप्लास्टी, पाइलोरोप्लास्टी में क्या किया जाता है, स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट होता है, इस पाइलोरस पार्ट को बड़ा कर दिया जाता है, या इसकी साइज को या इसके डायमीटर को बड़ा कर दिया जाता है, जिससे स्टोमक में जो स्टोमक में जो डिलेइंग एम्प्टिंग की वजह से फूड ज़्यादा टाइम तक रुक रहा था और एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा था, यानी कि स्टोमक की एम्प्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पाइलोरस पार्ट के डायमीटर को बढ़ाकर फूड को वहाँ से जल्दी बाहर भेज दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो फास्टन हो जाए। तो ये कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके अलावा अब इन सर्जिकल इंटरवेंशंस के बाद में एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और क्या इन सर्जरीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर गैस्ट्रिक सर्जरीज के बारे में बात करें कि गैस्ट्रिक सर्जरीज के बाद में क्लाइंट को कौन कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें फर्स्टली क्लाइंट के मॉनिटर साइकिल वाइटल साइंस को असिस्ट करना है। अगर ड्रेसिंग हो रही है, ड्रेसिंग डेफिनेटली होगी, तो ड्रेसिंग को असिस्ट करना है कि ड्रेसिंग से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए अगर एनजी ट्यूब अप्लाई की हुई है या एनजी ट्यूब इंसर्ट की हुई है, तो हमें देखना है कि एनजी ट्यूब पेटेंट है या नहीं है। इट मीन्स कि हमें एनजी ट्यूब की पेटेंसी को मेंटेन करके रखना है, जिसकी वजह से सूचर लाइन पर स्ट्रेस ना पड़े। साथ में हमें एनजी ट्यूब को इंस्टिल और इरिगेट करना तभी करना है जब हमारे लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हमारे पीएचसीपी होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही करना है। अगर हम बात करें तो हमें डॉक्यूमेंट करना है कि किस अमाउंट में और कितने अमाउंट में एनजी ट्यूब से सिग्रेशन आ रहा है, क्या कलर है उसका, उसमें ब्लीडिंग अगर है, ब्राइट रेड अगर ब्लीडिंग शो हो रही है, ब्राइट रेड कलर अगर है तो वो शो कर रहा है कि कंटिन्यू में अभी ब्लीडिंग चल रही है। अगर 12 घंटे के अंदर अंदर ऐसा होता है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर या सर्जन को नोटिफाई करना है। क्लाइंट को हमें डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करनी है। अगर क्लाइंट पोजीशन चेंज कर रहा है तो स्प्लिंटिंग, यानी अगर पोजीशन चेंज कर दे टाइम आप एक पिलो या अपने हाथ के जरिए एब्डोमेन को सपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट को बतानी है। इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करना है। एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स या सिक्वेंशियल कंप्रेशन हम जिनको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें डिवाइस अगर ऑर्डर किए हुए हैं तो क्लाइंट को बताना है। क्लाइंट को एम्बुलेशन में हेल्प करनी है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक चीज़ है कि गैस्ट्रिक सर्जरीज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो डंपिंग सिंड्रोम है। क्लाइंट को बताना है कि डंपिंग सिंड्रोम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, डंपिंग सिंड्रोम को किस तरीके से प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए हमें क्लाइंट को ये चीज़ बतानी होगी कि डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम यानी कि फास्टिंग हो जाती है हमारी एम्प्टी। अब किसी क्लाइंट का स्टोमक आपने हटा दिया है तो डेफिनेटली फूड इसोफेगस से डायरेक्ट ड्यूडेनम में जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ जाएगा तो वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से भी बहुत फास्ट बाहर जाएगा। इसी चीज़ को नॉर्मल लैंग्वेज में डंपिंग सिंड्रोम बोला जाता है। डंपिंग सिंड्रोम इज नथिंग, डंपिंग सिंड्रोम में बस इतना है कि जो डिलेइंग हमारे स्टोमक में हो रही थी, 2-3 घंटे जो खाना हमारे स्टोमक में रुक रहा था, अब वो स्टोमक में नहीं रुक रहा है। डेफिनेटली अगर वहाँ से नहीं रुक रहा है तो बाहर बहुत जल्दी निकलेगा, बिकॉज अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड फूड जब ड्यूडेनम में जाएगा वहाँ पे प्रॉपर डाइजेस्टेड होने के बाद ही जाए तो वहाँ पर काम होगा, लेकिन अब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर बहुत जल्दी निकलेगा। इसकी वजह से क्लाइंट को बहुत सारे साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, लाइक एज टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, घबराहट होगी, बहुत सारी पसीना आएगा, क्लाइंट को वॉमिटिंग का मन होगा, चक्कर से आएंगे। तो अब क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि आप कम खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जो कि ज़्यादा देर तक रुके, यानी कि हेवी फैटी मील लेने के लिए हम बोल सकते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी है, कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। कंसंट्रेटेड स्वीट वगैरह इन सबको अवॉइड करना है। लिक्विड ओनली, लिक्विड जो है वो मील्स के बीच में लेना है। जैसा कि मैंने कल GERD वाली प्रोसीजर में भी बताया था कि GERD में क्लाइंट को पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, तो इसी तरीके से खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। अगर इसमें GERD में बताया था कि खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, लेकिन अगर किसी क्लाइंट को डंपिंग सिंड्रोम है तो उसको हमें ये सजेशन देना है कि एक रेक्लाइन पोजीशन खाना खाने के 1 घंटे बाद तक लेनी, 1 घंटे बाद लेनी है। और एंटासिड्स लेने का जो टेक्निक है, यानी कि हमें बताना है कि खाना खाने के 1 घंटे के पहले और 2 घंटे के बाद मेडिकेशन लेनी है। अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम अगर किसी क्लाइंट को है तो हम उसको ये सजेशन दे सकते हैं कि आपको खाना खाने के बाद सुपाइन पोजीशन में लेटना है, बिकॉज अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में क्लाइंट रहता है तो फूड जो है वो बहुत फास्टली डाउनवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी एम्प्टिंग हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिजीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। आगे
हम कौन सी डिजीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए, ये कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड करूं। और अगर आपको कुछ इस वीडियो में कमी लगे तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं। और इसी तरीके से हम आगे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।